हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस और मैं आज सीटेट साइंस की क्लास लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। और जो पहला क्वेश्चन है वो बायो से है और जहां तक क्वेश्चन का लेवल है क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। आप इसे क्लास 9th के फिजिक्स से भी दौड़ सकते हैं, बट मोस्टली ये बायो का क्वेश्चन है और क्लास 10th को बिलोंग कर रहा है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि इन फिश द बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मछली की बॉडी सरफेस पे उसकी प्रोटेक्शन किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे की जाए। आखिर वो कौन से वेरियस एडेप्टेशन है, उसकी बॉडी ऐसे किस तरह से रची गई है कि उसकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर दिया जाए। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्केल्स है, दूसरा म्यूकस लेयर है, तीसरा फिन्स है और चौथा ब्लबर। हमारा करेक्ट आंसर इन्हीं चारों में से कोई एक है और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है म्यूकस लेयर। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है म्यूकस लेयर। अब भाई ये करेक्ट आंसर म्यूकस लेयर क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? तो सबसे पहले बता दो, जो स्केल्स होते हैं मछली की बॉडी के ऊपर, जिनको अगर मैं मछली को हल्का सा रफली ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी बॉडी है उसकी बॉडी में इस तरह से क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, पतले पतले स्केल्स हैं। और ये जो स्केल्स हैं ये बॉडी को स्विम करने में हेल्प करते हैं, इनका प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा सी वाला ऑप्शन था यानी फिन्स, अगेन वो जैसे बर्ड्स में हल्के विंग्स होते हैं, जो हमारी फिशेस होती है उनकी बॉडी में विंग्स ना होके फिन्स होते हैं, ताकि वो वाटर के रेसिस्टेंस को या वाटर के जो करंट है उनमें इजीली क्या हो सके, स्विम हो सके। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ब्लबर है। ब्लबर जो होता है वो फिश को पानी के अंदर जरूरत से ज्यादा कूलिंग से बचाता है, क्योंकि ब्लबर का काम है एनर्जी स्टोर करना। किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। मछली जल की रानी है, मछली जो है वो जल में रहती है, जरूरत से ज्यादा ठंडा पानी में रहेगी तो ठंडी हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने या कह सकते प्रकृति ने उसकी बॉडी में एक ब्लबर दे दिया है जो कि उसकी बॉडी को अत्यधिक ठंडा होने से बचाता है। वो ऐसा कुछ काम करता है ब्लबर कि वो उसके अंदर हीट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रख देता है, जिसके कारण जो मछली की बॉडी है वो बहुत ज्यादा कूल नहीं हो पाती पानी के अंदर। और जो दूसरा उसका इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ब्लबर का वो है बायोन्सी। बायोन्सी मतलब अपथ्रस्ट। ये यहां पर फिजिक्स लग गई। अपथ्रस्ट होता है जब भी हम पानी में जाते हैं, पानी जो है हमें या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबोते हैं, बदले में पानी जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ से फोर्स लगाता है। पानी है ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पानी में या पूरी तरह डुबो दो या पार्शियली डुबो दो, बदले में पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट को ताकि वो फ्लोट कर सके। दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट यानी बायोन्सी जिसको बोला जाता है। और ब्लबर जो है उसके अंदर एयर जो भरी रहती है उसके कारण जो फिशेस होती हैं उनको अपथ्रस्ट लगा रहता है, यानी कि वो पानी में अच्छी तरह से क्या कर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। तो ब्लबर का मेन फंक्शन है एक तो हीट को स्टोर करना, फिशेस की बॉडी को एक्स्ट्रा कूलिंग से बचाना, बायोन्सी यानी ताकि फिशेस कैन इजीली फ्लोट इन द वाटर। और इस तरह से ये 3 ऑप्शन स्केल्स, फिन्स और ब्लबर हमारे करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ म्यूकस लेयर है, जो कि एक चिपचिपी लेयर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ फिशेस। ये चिपचिपी लेयर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिशेस को बचाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस में आता है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन के साथ चूज करनी होती है। तो सबसे पहले हमारा असर्शन जो है वो ये है कि लॉयंस डू नॉट ईट ग्रास, भी सही बात है।
शेर कभी घास नहीं खा सकता, या आप ये कहो कि शेर घास खाता ही नहीं है। शेर जो होता है वो घास नहीं खाता, क्योंकि शेर जो है वो कार्निवोरस है। क्या है? जो आपके कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। घास खाने वालों को हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्ब्स खाने वाले, यानी हरी घास, पेड़ पौधे खाने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि घास के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोस। क्या बोला जाता है? सेल्यूलोस, जो मेनली आपकी ग्रास के अंदर, या आप कह सकते हो आपकी ग्रास, या आपकी वुड जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन सेलुलोस, क्योंकि इन ग्रास में मौजूद है। हमारा लॉयन जो है वो ग्रास खा नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रास के अंदर मौजूद इस सेलुलोस को पचाने वाले जो इंजाइम्स है, अगेन मैं एक वर्ड यूज करने वाली हूं, इंजाइम्स। इंजाइम्स, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं, इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर मौजूद वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर और लॉयन की बॉडी के अंदर सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम नहीं है। अब क्योंकि ये एंजाइम जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो उसकी बॉडी में नहीं है, इसीलिए वो बेचारा घास नहीं खा सकता। तो मोस्टली जितने भी कार्निवोरस होते हैं, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में सेलुलोज यानी घास खाने के लिए एंजाइम जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो मौजूद ही नहीं है, इसीलिए वो घास नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ असर्शन बिल्कुल सही है, जो बात उन्होंने कही है लायंस डू नॉट ईट ग्रास, ये भी सही है। और रीजन जो दिया है कि मैनी एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ये भी सही है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स बहुत सारों में आते हैं, प्योर कार्निवोरस बहुत सारों में आते हैं, प्योर कार्निवोरस जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर तरह का क्या होता है? इंजाइम होता है, और वो इंजाइम जो है कार्निवोरस या आप कह सकते हो लायन की बॉडी में नहीं है। अब भाई सेलुलोज को पचाना है, उसको पचाने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो ही बॉडी में नहीं है, तो वो उसको खाकर क्या करेगा? बताजमी हो जाएगी। नेक्स्ट, X is a non-flowering and seedless plant that grows on land. Which of the following could be X? भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों के ऊपर बिल्कुल खासा ध्यान देना। वो ये है कि X जो है एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि X जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर ग्रो नहीं करता। दूसरा, वो ग्रो करता है किसमें? लैंड में। अब इनमें से वो कौन सा प्लांट? तो भाई सबसे पहले अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें, जो अपना ऑप्शन चेक करें, तो वो ऑप्शन ये है कि जो आपका आंसर है वो फर्न है। ये हमारा आंसर फर्न क्यों हुआ है मैडम? आंसर फर्न इसलिए कि पाइन ट्री जो है वो माउंटेन एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, वो एक ट्री है, वो एक अच्छा खासा ऊंचा लंबा ट्री है। पाइन ट्री इज नॉट अ आंसर। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एल्गे की, तो एल्गे भी प्लांट की कैटेगरी में आता तो जरूर है। फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर एल्गे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एल्गे जो है वो भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एल्गे जो होते हैं वो ट्रू प्लांट नहीं होते। क्योंकि ट्रू प्लांट वो है जिसके अंदर रूट हो, शूट हो, और क्या हो? लीव्स हो। और जो आपका एल्गे होता है, ना उसके अंदर रूट है, ना शूट है, और ना लीव्स हैं। एल्गे जो है वो लैंड में भी बहुत कम ग्रो करता है, मोस्टली आपको पानी में देखने को मिलेगा। तीसरा, ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग होते हैं। उसके बाद आपका आता है फर्न। तो बचा कुछ आंसर आपका फर्न ही है, बाकी के तीन ऑप्शंस टोटली गलत है। Which of the following is a set of chemical changes?
या वो पूछना चाहता है कि इनमें से कौन केमिकल चेंज है। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होता क्या है, लेकिन केमिकल चेंज पढ़ने से पहले हम उसका दूसरा भाई यानी फिजिकल चेंज पढ़ेंगे। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, और जो दूसरा चेंज हम बात करने वाले हैं वो होता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जो अगर किसी सब्सटेंस में हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क उस सब्सटेंस को पड़ता नहीं है, आप उस चेंज को हटाकर दोबारा से अपना ओरिजिनल सब्सटेंस रिक्रिएट कर सकते हो। अब मेरी बात किसी को समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है रिवर्सिबल चेंज। क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज, यानी एक ऐसा चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, जो कि रिवर्स हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर है, हमारे सर पे बाल उगते हैं ना, कटा लो, बाल लंबे थे छोटे हो गए, फिजिकल चेंज दिख रहा है ना, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद बाल फिर उगाते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, रिवर्सिबल भी हो गया। सो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल है, होने के बाद दोबारा से रिवर्स हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको कटिंग ऑफ हेयर्स इज अ रिवर्सिबल चेंज, और इसलिए एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हेयर की कटिंग कर दो थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं, उतनी लेंथ में ग्रो कर जाएंगे। फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज ले लो आप, फिजिकल चेंज है। हाइट लंबी थी, फिजिकली देखने में वो लंबा हाइट का था पेड़, काट दिया उसको, छोटे हाइट का हो गया। फिजिकल क्या चेंज आया? हाइट का चेंज आ गया, पहले लंबा था छोटा हो गया, आफ्टर 2-3 मंथ दोबारा से ग्रो होकर उतना ही लंबा हो गया। चेंज तो हुआ हाइट का, लेकिन कुछ दिनों के बाद, दिनों का नहीं कुछ महीनों के बाद पेड़ फिर दोबारा उग गया, उतना ही लंबा हो गया। रिवर्सिबल था, चेंज हुआ फिर दोबारा से हाइट आ गई। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। चेंज हुआ लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। तो एक और जो डिफरेंस आता है वो है फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। एक बार हो गया तो बस पक्का ही हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो कभी परमानेंट नहीं होते। जैसे भी मैंने कहा ना कि एक बार बाल कटिंग कर दो, घर की खेती है, काट दो दोबारा हो जाते हैं, चेंज है। केमिकल चेंज इससे उल्टा है, वो रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। क्यों? रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार हो गया फिर वो चेंज चेंज नहीं हो सकता। जैसे फिजिकल चेंज में आपने बालों की कटिंग कराई थी ना, एक बार हो गई तो आप सोच रहे हो कि कभी बाल उगेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोबारा बाल आ जाते हैं। यानी कि अपनी गलती को सुधार सकते हो फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में जो एक बार हो गया वो हो गया, उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को एक बार जला दो, पेपर खाक हो जाता है, उस खाक से दोबारा पेपर नहीं बनता। और फिर इसीलिए ये फिजिकल ना कहला के क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। की एक बार ही हो गया, दोबारा से आप उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हो। मैंने जैसा बोला बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार पेपर जलने के बाद खाक हो गया, उसके एशेज हो गए, ठीक है, उस काले एशेज से आप दोबारा से पेपर नहीं बना सकते। दूसरा, केमिकल चेंज एक तरह का क्या है? परमानेंट चेंज है। पेपर जल गया, खाक बन गया, उस खाक से दोबारा पेपर, उस राख से दोबारा पेपर नहीं बन सकता, परमानेंटली पेपर की राख हो गई, ठीक है। फिजिकल चेंज में जब चेंज होता है तो सब्सटेंस वही रहता है,
उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन केमिकल चेंज में अगर केमिकल चेंज किसी सब्सटेंस के अंदर होता है तो एक तो वो इरिवर्सिबल चेंज होगा, परमानेंट चेंज होगा, तीसरा जो होगा कि वो सब्सटेंस आफ्टर चेंज कुछ और बन जाएगा। तो केमिकल चेंज द चेंज इन विच सब्सटेंस चेंजेस इनटू समथिंग न्यू सब्सटेंस, जैसे नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जब आपने पेपर को बर्न कर दिया ना, तो पेपर बर्न हो गया, उससे क्या बन गया, पेपर का क्या बन गया, पेपर का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर H2O, वाटर वेपर। अब बताओ, पेपर जो था आपका मोस्टली वुड का बना होता था, मान लो सेलुलोज था पेपर, पेपर क्या है, सेलुलोज है, वो बर्न हो गया, बर्न होने के बाद उसकी पूरी की पूरी जो है कंपोजिशन ही चेंज हो गई, पेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, विच इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस हमें पता चल गया है। अब उसी डिफरेंस के बेसिस पर ऊपर वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो अगर आप पहली बात देखते हो, मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, हाँ भाई, अगर हम शुगर को मिल्क में मिक्स कर देते हैं तो मिल्क ऐसा तो नहीं कि शहद बन जाता है, बिल्कुल नहीं, जो है वो वही रहेगा, पहली बात। दूसरा, कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ है, आप चाहो तो शुगर को अलग कर लो और मिल्क को अलग कर लो। आप अच्छी तरह जानते हो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप शुगर को वाटर से या शुगर को मिल्क से अलग कर सकते हो, मिल्क इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर बच जाएगा, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ शुगर इन मिल्क जो है वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, हाँ भाई, लेकिन अगर हम दूध की दही जमा देते हैं तो दूध की दही जमाने के बाद दही से दोबारा दूध वापस नहीं मिल सकता, यानी एक बार चेंज हो गया, हो गया। पतीले में रखा हुआ 1 kg दूध पूरा का पूरा अगर दही बन गया तो दही से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंज को लेके दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये वाला जो है एग्जाम्पल है सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये इरिवर्सिबल भी है और परमानेंट भी है, तो इसको आप टिक लगा सकते हो किसमें, केमिकल चेंज में। दूसरा है मेकिंग चीज फ्रॉम मिल्क, भाई मिल्क से पनीर बनाना। कई बार हमारा दूध फट जाता है, आजकल गर्मी है, बाहर रखो, हीट के कारण फट गया या किसी और रीजन के कारण भी फट गया, या हम कभी कभी क्या करते हैं, घर में पनीर बनाना हो तो मिल्क के अंदर 2 बूंद लेमन की डाल दो, दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उठाकर पनीर से फिर दोबारा मिल्क बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगेन ये जो चेंज है ये भी अगेन क्या है, इरिवर्सिबल है और परमानेंट है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ रहा है। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, दही से लस्सी बनाना, दही से लस्सी बना लो या लस्सी से दही बना लो, बात एक ही है, रिवर्सिबल चेंज है। लस्सी से दही बन सकती है और दही से लस्सी भी बन सकती है, क्लियर है। लस्सी का ही थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन, दही का इंप्रूव्ड वर्जन कौन है, लस्सी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कर्ड है वही बटर मिल्क है, जो बटर मिल्क है वही कर्ड है, एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये कोई चेंज नहीं। सो अगेन करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, भाई यहाँ पर अब हम जो ना, ये बड़ा भारी भरकम सा वर्ड आ गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। पहले तो बताओ इंडिकेटर क्या है, गाड़ी वाले इंडिकेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंडिकेटर की बात हो रही है कि इंडिकेटर साइंस में, अरे मैं ये भी बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर क्लास 10th से है और पहला चैप्टर है क्लास 10th का ये, पहला नहीं सॉरी दूसरा, सॉल्ट एसिड एंड बेसिस, दिमाग से निकल गया मेरे, दूसरा चैप्टर है ये क्लास 10th का, सॉल्ट एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर है ये, जहां पर हम लोग एसिड और बेसिस के बीच में डिस्टिंग्विश करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं कि इनमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है। प्रॉब्लम सबसे पहले यही आ जाती है कि इंडिकेटर है क्या चीज। तो इंडिकेटर जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं मेनली जो एसिड और बेस के बीच में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब आपको हेल्प कर देते हैं कि अगर ये 2 बीकर रखे हुए हैं, दोनों बीकरों में आपको लग रहा है कि दोनों बीकरों में कोई केमिकल रखा है, केमिकल देखने में भी एक जैसा लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं है एसिड है कि बेस है, तो आप उसमें इंडिकेटर डाल दो। इंडिकेटर अपने कलर चेंज करके या अपनी स्मेल से आपको ये बता देगा कि ये एसिड है कि ये बेस, ठीक है। तो इंडिकेटर्स दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस।
पहली बात। अब उसके नाम के आगे लिखा हुआ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक अभी इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। अब मैन को सिंथेटिक बोला जाता है, आदमी जो बनाए, जो लैब में बने, यानी कि लैब में बनाए जाने वाला, बने जाने वाला, आदमी द्वारा लैब में बनाए जाने वाला इंडिकेटर जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। और जो नेचर से हमें मिल जाता है यानी पेड़ पौधों से, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पर अगर हम नेचर से मिलने वाली चीजों पे टिक करें तो सबसे पहले टर्मरिक जो सोल्यूशन है आपका, टर्मरिक यानी हल्दी, वो आपको कहां से मिल रही है? नेचर से मिल रही है, तो ये तो सिंथेटिक हो नहीं सकता। लिटमस सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो लिटमस भी जो है आपको, लिटमस सॉल्यूशन भी जो है वो भी आपको नेचर से मिल जाता है। लाइकेंस, लाइकेंस होते हैं, प्लांट होते हैं, उनसे मिलता है ये। अच्छा, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक तरह की डाई है और ये मैनमेड है, लैब में बनती है और एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्पफुल है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे वाला इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज जो होता है वो भी हमें नेचर से ही मिलता है, लोगों के घरों में उगा भी होता है। बड़ा अच्छा सा फूल है, रेड कलर का बड़ा सा चाइना रोज। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो हिबिस्कस है। तो अगेन बाकी के तीन ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो नेचर से मिल जाते हैं और मिथाइल ऑरेंज जो है वो किसी के पार्क में या किसी गार्डन में नहीं उगाया जाता, वो सिर्फ लैब में बनाया जाता है। इसलिए ये क्या है? एक तरह की डाई है, मैनमेड है और इंडिकेटर इसलिए क्योंकि एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देती है। सिंथेटिक है, मैनमेड है और इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अदिति वांटेड टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज। अदिति नाम की लड़की जो है एक सीक्रेट मैसेज अपने किसी फ्रेंड को देना चाहती है। She gave her friend a letter which did not seem to have anything written on it. She asked her friend to rub the paper with slice of beetroot and message appeared in dark red color. Which of the following could she have used to write the message? भाई बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाई गई है। वो बोल रही है कि कोई अदिति नाम की लड़की है, उसने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज भेजा एक पेपर के ऊपर। लड़की ने जब खोल के देखा, उसकी फ्रेंड ने, अदिति की फ्रेंड ने, तो देखा वो बिल्कुल ही साफ सफा चटकोरा कागज है, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। लड़की कह रही है कि उसने मैसेज भेजा है, मतलब अदिति ने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज भेजा पेपर के ऊपर लिख के। लड़की के पास वो पेपर गया है लेकिन लड़की को पेपर बिल्कुल कोरा कागज नजर आ रहा है, उसके अंदर उसको कुछ भी मैसेज के रूप में नजर नहीं आ। ठीक है, फिर अदिति ने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुझे ऐसे नजर नहीं आने वाला, तू इसके ऊपर क्या कर, बीट रूट यानी चुकंदर, बीट रूट जो होता है उसका सॉल्यूशन, उसका रस ले और उसको पेपर के ऊपर क्या रगड़ दे और फिर तुझे जो है वो अक्षर उभर के उसमें नजर आएंगे। जैसे मान लो उसने लिख के भेजा है हाय, तो जैसे ही उसने कोरे कागज के ऊपर बीट रूट को ऐसे रब किया, बीट रूट सॉल्यूशन को, उसके ऊपर उभर के लिखा हुआ नजर आ गया हाय, या जो भी मैसेज उसने लिख के भेजा उसमें। ठीक है, और जो मैसेज का कलर था, यहाँ तो भाई मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, लेकिन जब लड़की ने बीट रूट रब किया ना उस पेपर के ऊपर, तो वो जो मैसेज था हाय या कुछ और, वो मैसेज जो है यहाँ पर डार्क रेड कलर से नजर आया, जो कि चुकंदर का अपना कलर होता है, बिल्कुल डार्क रेड जैसे चुकंदर का कलर है। बिल्कुल मैसेज के ऊपर वो जो अक्षर है ना उसी रंग से नजर आ रहे थे। अब वो बोलना चाहता है कि ऐसा मैसेज जो सिर्फ बीट रूट के रस को रगड़ने से यानी रब करने से पेपर के ऊपर तब भी नजर आया, और जो अक्षर थे उनके ऊपर जो इंक थी, मतलब जिस जिस कलर से वो अक्षर लिखे गए थे वो भी रेड है। अब इसका क्या कारण है? ऐसा वो कौन सी इंक यूज कर रही थी, ऐसा वो क्या दुनिया का ऐसा कौन सा सॉल्यूशन उसने यूज कर लिया लिखने के लिए कि कुछ ऐसा वहां पर संभव हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगेन, जो आपका बीट रूट होता है ना वो भी इंडिकेटर है। अगेन ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर वही सॉल्ट एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड है। बीट रूट एक इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस के बीच में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। बीट रूट ऐसा इंडिकेटर है कि अगर वो बेस के साथ मिला हो, किसके साथ मिल जाए, बेस के साथ मिल जाए,
तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। और अगर वो एसिड के साथ मिल जाए, किसके साथ मिल जाए, तो उसका कलर जो है, जो एक्चुअली में बीटरूट का कलर है वही रहता, नहीं रेड है तो रेड ही रहेगा। अब यहाँ एक चीज समझ में ये आ रही है कि उसने, लड़की ने, अदिति ने जो मैसेज लिखा होगा वो किससे लिखा होगा, एसिड में अपनी कलम डुबो के लिखा होगा, या एसिडिक सॉल्यूशन को यूज करके लिखा होगा, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ही बीट रूट जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। और लड़की को पेपर पे जब उसने बीट रूट को रब किया तो वो रेड कलर से ही अक्षर सामने नजर आया। इसका मतलब जो फ्रेंड अदिति थी उसने जो मैसेज लिखा है वो एसिड से लिखा। अब हमें ढूंढना है कि यहाँ सब में एसिड कौन है। कॉमन सोल्ट नॉर्मली जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, वो तो एसिड नहीं हो सकता, वो बेस भी नहीं होता, वो न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। तीसरा आपका आता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा जो होता है बेटा वो एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कभी हमें एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो बेकिंग सोडा घोल के पानी में पी जाते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस होता है और बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। यानी कि पहले तीन ऑप्शन ए बी सी तो पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट में आता है लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है, जो लेमन है वो सिट्रस फ्रूट है, और सिट्रस फ्रूट के अंदर एसिड होते हैं। सिट्रस यानी खट्टे, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स है उन सब में एसिड होता है, तो लेमन जो है वो एसिड कैरी करता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, इसलिए लेमन को सिट्रस फ्रूट बोला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अदिति ने जो वो सीक्रेट मैसेज लिखा था वो लेमन जूस के अंदर अपनी पेन को डुबोकर फिर लिखा था, और जैसे बीट रूट से उसको रब किया, लेमन जूस से लिखी हुई हैंडराइटिंग बीट रूट के साथ मिक्स हुई। और जैसा कि मैंने कहा है कि बीट रूट एक इंडिकेटर है, वो बेस को तो येलो कर देता है लेकिन एसिड के साथ मिक्स होने पर उसका कलर चेंज नहीं करता। यानी कि जैसे ही बीट रूट को पेपर में रब किया गया, लेमन जूस क्योंकि एसिड था तो बीट रूट ने अपना कलर चेंज नहीं किया, तो अक्षर जो है वो बीट रूट के कलर से ही सामने आए, यानी रेड कलर के ही सामने आए। हाँ जी, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। At what distance from the concave mirror could be the object be placed to produce the virtual image of the object? कह रहे हैं कि concave mirror है एक, नॉर्मली हमारे घरों में मिरर होते हैं जिनमें हम अपनी फेस देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। यहाँ वो किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की। पहली चीज, कनकेव मिरर कैसा होता है भाई, कनकेव मिरर ऐसा होता है, आधे चांद जैसा होता है। उसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करके रखा होता है, और अंदर जो उसका सरफेस है यानी ये वाला, ये शाइनिंग। तो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसमें ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है, शाइनी सरफेस, ठीक है। अब वो बोलना चाहते हैं कि एक जो कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो अब कनकेव मिरर के से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नया जो टॉपिक आया है वो क्या है, वर्चुअल इमेज। तो मैं आपको बता दूं कि इमेज भी दो तरह की है आपकी, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। हाँ जी, रियल और वर्चुअल के बारे में बाद में बात करते हुए सबसे पहले कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर जो आधे चांद की तरह नजर आ रहा है आपको, इसके बाहर जो है सरफेस जो है पॉलिश्ड, और अंदर वाला सरफेस जो है वो शाइनिंग, ठीक है। जहां पर, और आपको पता है रिफ्लेक्शन जो होती है, अब रिफ्लेक्शन सबको पता है क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है वो बाउंस बैक होकर वापस आती है। जैसे सरफेस के ऊपर बॉल मारते हैं ना, बॉल बाउंस होकर वापस आती है, ठीक वैसे ही जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो लाइट जो है वहां से बाउंस होकर वापस आ जाती है। तो यहां पर भी शाइनी सरफेस की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, पॉलिश सरफेस की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है
ये एक इमेजिनरी लाइन है, और यहां पर अगर मैं इस पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर ढूंढूं तो मान लो ये सेंटर है, जिसको मैंने नाम दिया है पोल, और ये जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपका फोकस है। और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और यहां पर वो बताता है कि फोकल लेंथ जो है वो टोटल कितनी है, वो है पूरी 20 सेंटीमीटर की। अब वो बोल रहा है कि यार कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखो कि जो है आपकी इमेज जो है वो क्या बने, वर्चुअल। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो इमेज होती है जो पॉलिश सरफेस की तरफ बनती है। किस तरफ बनती है? पॉलिश्ड सरफेस की तरफ। और रियल इमेज वो होती है जो शाइनी सरफेस की तरफ बनती है। यहां ध्यान देंगे, इमेज दो तरह की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। जो वर्चुअल इमेज होती है वो पॉलिश सरफेस की तरफ बनती है, और जो रियल इमेज होती है वो शाइनी सरफेस की तरफ बनती है। यानी यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि जो भी यहाँ बनने वाली है इमेज उसका नाम है वर्चुअल, और वो बनेगी कहाँ? मिरर के पीछे, यानी पॉलिश सरफेस पे। तो ये मैंने शो कर दिया हल्की सी कि ये वो वर्चुअल इमेज है। लेकिन अब ये यहाँ बन रही है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो वो इमेज बनाने के लिए उसको अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। सीधी सी बात है। अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, तब जाके हमारी इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। यानी पोल और फोकस के बीच में इमेज रखते हैं, तो यानी कि पोल और फोकस के बीच की लेंथ हो गई, पोल और फोकस से लेकर लेंथ हो गई, फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। और ये यानी यहां से लेकर यहां तक ये है 20 सेंटीमीटर, और बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी नॉर्मली आपका आंसर क्या है? 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तब आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। और पोल और फोकस की जो पोल से लेके फोकस की दूरी है उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ, जो कितनी की है? 20 सेंटीमीटर की है। अब उस पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जो कि 20 सेंटीमीटर है। और अगर हम उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये फोकल लेंथ 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगी, 10 और 10। ये ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी में रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूरी। यानी कि ऑब्जेक्ट पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ। When a bar magnet is brought near the iron dust sticks. Iron dust मतलब आयरन का कचरा। सबको पता है जो नेल्स होते हैं, आयरन नेल्स कह लो या लोहे की बनी हुई कोई भी चीज, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। अब बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट देखने में ऐसा होता है। ठीक है, उसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा मतलब जो मैग्नेटिक वो आयरन की सब्सटेंसेस है वो सबसे ज्यादा कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? यहाँ और यहाँ। क्योंकि यहाँ ही सबसे ज्यादा क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो आंसर इज मोस्टली नियर टू एंड्स। मोस्टली नियर टू एंड्स। Which of the following modification helps the cactus to survive in the desert condition? में कैक्टस प्लांट जो होता है वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, और कैक्टस को डेजर्ट में ग्रो करने के लिए बड़ा ही मेहनत करनी पड़ती है। या आप कह लो कि उसको नेचर ने कुछ ऐसी एडेप्टेशंस दे रखी है कि भाई तू जो है रेगिस्तान में ग्रो करेगा, लेकिन मैंने तुझे ऐसी, तेरी बॉडी के अंदर ऐसी
कुछ अडेप्टेशन दे रखी है कि तू डेजर्ट में अच्छे से क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है भाई, क्या अडेप्टेशन है उसकी, उसी पे टिक लगाना है। वो ये बोलना चाहते हैं कि कैक्टस जो है वो बेचारा डेजर्ट में ग्रो करता है, जहां पानी का नामो निशान नहीं है, रेत है, वहां पर भी वो बेचारा ग्रो कर जाता है। उसके ग्रो करने के पीछे, उसके सरवाइव करने के पीछे ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी उसकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको हेल्प करती हैं टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस। अगेन ये आपका बायो क्वेश्चन है। सबसे पहले लीव्स आर इन दी फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, भाई बिल्कुल सही बात है। लीव्स जो होती है उसकी उसकी बॉडी में लीव्स नहीं होती, स्पाइन्स होते हैं, यानी छोटे छोटे। अगर आप देखो उसकी जो कैक्टस होती है उसकी बॉडी में छोटे छोटे इस तरह से कांटे लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइन्स। क्या बोलते हैं इनको, स्पाइन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लीव्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा होगी क्या, ट्रांसपीरेशन। अभी ट्रांसपीरेशन क्या बोला है, ट्रांसपीरेशन जैसे हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है गर्मी में, ऐसा समझ लो प्लांट्स की बॉडी में भी स्वेट निकलता है, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो आप ये कहोगे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट, जैसे लीव्स के सरफेस से, कि लीव्स के सरफेस से पानी का भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में जाना, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। तो यानी प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी सरफेस से पानी जो है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह सकते हो आप, या ड्यू टू हीट आप कह सकते हो। मोस्टली ट्रांसपीरेशन दिन के समय होता है सनलाइट में, तो जिसके कारण ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो प्लांट की बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। अब वही चीज जो है वो डेजर्ट प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो डेजर्ट में पानी की वैसे ही कमी है, ऊपर से अगर उसमें ट्रांसपीरेशन और ज्यादा हो जाएगा तो उसको पानी की वैसे ही कमी हो जाएगी। तो इसके लिए जो चीज, जो अडेप्टेशन मोस्टली डेजर्ट प्लांट को दी गई वो ये कि वहां पे ट्रांसपीरेशन का जो रेट वो कम से कम हो, मतलब उनकी बॉडी से पानी इवेपोरेट जो होगा एटमॉस्फेयर में, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, वो कम से कम हो, ताकि बॉडी का जो पानी का जो लेवल है इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट वो कांस्टेंट रहे, ठीक ठाक रहे, मेंटेन रहे, ताकि वो ड्राई होके जो है वो मर ना जाए। तो इसके लिए लीव्स न करके क्या कर दिया, स्पाइन्स कर दिया है। स्पाइन्स का सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है और छोटे सरफेस एरिया में ट्रांसपीरेशन भी बहुत कम होगा। तो पहला अडेप्टेशन जो है वो बिल्कुल सही है, ये सर्वाइवल के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका स्टेम इज सकुलेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ। हाँ जी भाई, लीफ बिल्कुल हटा दी और स्टेम को ही लीफ का फंक्शन भी दे दिया है, क्योंकि भाई अभी आपने देखा लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन्स में। अब लीव्स का मेन फंक्शन क्या था, फोटोसिंथेसिस करना। अब लीव्स का फंक्शन कौन करेगा, स्टेम करेगी। तो स्टेम जो है वो लीव्स का फंक्शन भी कर रही है, क्योंकि कैक्टस की बॉडी में लीव्स जो है वो स्पाइन्स बन गए हैं। ठीक है, स्टेम इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ वैक्स। ये भी बहुत अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा थिक लेयर ऑफ वैक्स उसमें रहेगी ट्रांसपीरेशन का रेट उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा। चौथी बात जो वो बोल रहे हैं रूट्स लाई नियर द सरफेस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अगर रूट्स, डेजर्ट प्लांट की रूट्स सरफेस के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर ही रहेंगी, सरफेस के ऊपर रहेंगी, तो डेजर्ट प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेजर्ट के अंदर तो वैसे ही पानी की कमी होती है। ठीक है, और सब जानते हैं कि पानी जो है वो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, अगर डेजर्ट प्लांट की रूट सरफेस के ऊपर रहेंगी तो उनको पानी नहीं मिलेगा। तो डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होनी चाहिए वो दे मस्ट बी डीपली इनसाइड द सॉइल, वो बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए, ताकि पानी जो है, जो वाटर टेबल है वहां तक उनकी रूट पहुंचे और वो जितना थोड़ा बहुत पानी है वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि पानी के बगैर तो कोई जीव जी नहीं सकता। तो जो ये चौथे वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, रूट्स लाई नियर द सरफेस बिल्कुल गलत है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है दे आर एक्चुअली डीपली रूटेड इनसाइड द सोइल, so that they could reach to the water table, उस पानी तक पहुंच सके जिसे जमीनी पानी बोलते हैं, जो डेजर्ट में बारिश के कारण या किसी और चीज के कारण रिस गया हो, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो इस तरह से
जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो जो आपके ऑप्शन है ए, बी और सी, वो ही करेक्ट ऑप्शन है। चौथे वाला ऑप्शन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट। An element reacts with oxygen to give a water-soluble compound which turns red litmus blue. This solution also used to test carbon dioxide gas. The element is, कोई ये बोलना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कर रहा है, साथ में ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है, और साथ में एक चीज, एक प्रॉपर्टी उसके अंदर और ये है कि वो रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। ये जो है ये थोड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है वो हमारा ऑप्शन में से करेक्ट आंसर निकल के सामने आएगा। ठीक है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है रेड लिटमस को ब्लू करने वाली, जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? बेस की। क्योंकि जो आपका लिटमस होता है वो भी इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। वो क्या करता है, वो एसिड हो तो उसका कलर जो है वो अगर ब्लू है तो रेड हो जाएगा, रेड है तो रेड ही रहेगा, और अगर बेस है तो लिटमस जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा, और अगर लिटमस ऑलरेडी ब्लू है तो बेस की प्रेजेंस में ब्लू ही रहेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। लिटमस जो है एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। लिटमस जो है वो आपका लिटमस जो है, दैट लिटमस इज एक्चुअली में आपके एसिड के प्रेजेंस में अगर ब्लू कलर का है तो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी रेड ही कलर का है तो रेड में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस की प्रेजेंस में अगर वो रेड कलर का है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ऑलरेडी ब्लू में है तो ब्लू में ही रहेगा। तो इस तरह से अपना कलर चेंज करके वो आपको ये बता देता है कि भाई जिस सॉल्यूशन को या जिस सब्सटेंस को तुम मेरे ऊपर छिड़क रहे हो या मिक्स कर रहे हो, वो जो एसिड है या बेस है। तो लिटमस जो होता है सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको, डाई के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, या उनकी एक स्क्रिप्ट आती है, पेपर होते हैं, पेपर फॉर्म में भी आपको लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, जो दूसरा इसमें उन्होंने ऑप्शन डाला, दिस सॉल्यूशन आल्सो यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉल्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने में हेल्प करता है। हाँ, ये एक अगेन दूसरा पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हो कि वो सब्सटेंस आखिरकार क्या है। एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमें ये पता लगाना हो कि हम इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं बट एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम जो सॉल्यूशन लेते हैं ना वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया, उसके ऊपर एक पाइप सी लगा दी, और यहां से अगर आप एयर ब्लो करते थे ऐसे, तो आप जब एयर एक्सहेल करते हो तो उसमें से क्या निकलती है, CO2। वो CO2 फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है और बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि ये सब्सटेंस आपको ये बताता है कि आप इनहेल तो ऑक्सीजन करते हो बट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हो, क्योंकि अगर आप एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते तो वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता। यानी कि यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यस, सो द कैल्शियम इज एलिमेंट विच व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दे देता है ये आपको? कैल्शियम ऑक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं सब बेसिक होते हैं, बेस है। इसी कारण से वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड एक एक्टिविटी में यूज किया जाता है जहां हम ये पता लगा सके कि हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन
कैल्शियम। नेक्स्ट, सपना पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन, शी इज नॉट अ रेगुलर वॉकर। वही बात है, सपना जो है वो मैराथन में गई थी। मैराथन होता है जहां लोग भागते हैं, भागते रहते हैं। शी इज नॉट अ रेगुलर वॉकर, कोई रेगुलर वॉकर नहीं है, बस खुशी खुशी में चली गई मैराथन में। अगले दिन जब वो घर आती है अपनी फास्ट रनिंग करने के बाद, तो उसकी टांगों में जो है दर्द हो जाती है, जैसे मोस्टली लोगों को होता है। जो लोग जोश जोश में पहले दिन जिम जाते हैं, खूब वहां एक्सरसाइज करते हैं, घर आके उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। मोस्टली जब हम लोग वैष्णो माता की चढ़ाई भी चढ़ते हैं तो जय माता दी करते हुए चढ़ते हैं, और अगले दिन जब घर वापस लौट कर आते हैं तो हाय अम्मा करके रोते हैं दर्द के कारण। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? दिस हैपन बिकॉज ए partially broke down to be the muscle। वो बोलना चाहते हैं ऐसा किसी कंपाउंड की वजह से है, और वो कंपाउंड ए है। वो जब टूट रहा है तो वो किस में टूट रहा है? उस कंपाउंड बी में टूट रहा है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो मसल्स में हो रहा है। और जब हम हॉट वाटर की सेक देते हैं तो कंप्लीटली जो है वो बी जो है वो सी में टूट जाता है। अब हमें ये पता लगाना है ये ए बी सी डी क्या है। ठीक है, अगेन फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल्स में पेन होता है। मसल्स में पेन होने का कारण क्या है? और वो ये बताना चाहते हैं उसका कारण ये है कि हमारे मसल्स में ए नाम का सब्सटेंस है, वो जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं तो बी नाम के सब्सटेंस में टूट जाता है, और वो बी नाम का सब्सटेंस जो है फर्दर सी नाम के सब्सटेंस में टूट जाता है। क्योंकि क्योंकि जब हम उसको गर्म सेक देते हैं इसके बाद। ठीक है, तो अब वो पूछना चाहता है कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे मसल सेल्स, हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो है स्टोर होता है क्या? ग्लूकोज। क्या स्टोर होता है? ग्लूकोज। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उस टाइम बैकअप के तौर पर एनर्जी देता है। ठीक है, यानी हमारे मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, जो हैवी एक्सरसाइज के दौरान या फिर फास्टिंग के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ये एक बैकअप एनर्जी सोर्स है हमारे मसल सेल्स में। ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है, किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में। और ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में टूटने वाले प्रोसेस को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में टूटना। ठीक है जी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और अगर वो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, किसमें हो? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब वो रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे मसल सेल्स में भी हो रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है, और यही लैक्टिक एसिड है जो क्रैम्प्स का कारण बनता है, क्योंकि ये हमारी मसल्स के ऊपर जम जाता है, और मसल्स को जमने, जब ये मसल्स के ऊपर जम जाता है तो मसल्स जो है वो अकड़ जाती है, तो उनको मूवमेंट करने में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। यानी रादर देन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में थोड़ी सी अकड़न पैदा हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज जब मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो बदले में बनाता है क्या? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड की परत जो है हमारे मसल्स में चढ़ जाती है, जो हमारी मसल्स को इजीली मूव करने नहीं देती, जिसकी वजह से हमको बहुत दर्द होता है। यानी यही है वो जो हमें पेन कर रहा है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। देन लैक्टिक एसिड, जैसा कि उन्होंने बताया कि हॉट वाटर दे दो, हॉट वाटर दे दो लैक्टिक एसिड को, वो टूट जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए इज ग्लूकोज
which partially broken into B in the muscle called lactic acid, और फिर lactic acid को फर्दर किसमें टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, आफ्टर गिविंग हॉट वाटर बाथ। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगी कि इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी मसल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज के टूटने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ग्लूकोज टूट जाता है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटे, जो मोस्टली मसल सेल्स में होता है, तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तब ग्लूकोज जो है हमारी मसल्स के अंदर, जो ग्लूकोज है, जो मसल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और वो टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, जो कि क्रैम्प्स का यानी पेन का कारण है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है ये क्या है, पेन का कारण है। और उसके बाद पेन को कम करने के लिए हॉट वाटर बाथ देते हैं, तो लैक्टिक एसिड फर्दर टूट जाता है CO2 और वाटर में। तो इस तरह से आपका जो ए है वो ग्लूकोज है जो फर्दर पार्शली ब्रेक डाउन हो रहा है बी यानी लैक्टिक एसिड में। आफ्टर हॉट बाथ लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन इनटू सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी वाटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। भाई सबसे पहले बता दूं, न्यूक्लियस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, क्योंकि सेल लिविंग है या डेड है वो भी इसी बात पे डिपेंड करता है उसके पास न्यूक्लियस है कि नहीं है। सो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ सेंटर पे जो है वो ऐसे अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है ये सारा ये न्यूक्लियस का। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और फिर सेंटर में जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो मैंने ऐसे रफली सा बनाया हुआ है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। क्या है, डीएनए। तो अब हमें ये बताना है कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन नहीं है, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पहला फंक्शन इसमें लिखा हुआ ना, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये सारा काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या फिर सेल वॉल का प्लांट्स में। तो जो पहला फंक्शन है वो बिल्कुल भी न्यूक्लियस का है ही नहीं, क्योंकि शेप और रिजिडिटी देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, टू ट्रांसफर ट्रेड्स, ट्रेड्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो माता पिता के जो फीचर्स हैं वो बच्चों तक या नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। क्यों, क्योंकि माता पिता का डीएनए बच्चों को जाता है, और डीएनए कहां पर है, डीएनए है न्यूक्लियस में। तो यानी कि टू ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वाला जो फंक्शन है वो भी न्यूक्लियस का ही है, क्योंकि डीएनए पेरेंट्स से बच्चों तक जाए तो डीएनए है कहां, न्यूक्लियस में, यानी कि इस ट्रांसफर में न्यूक्लियस का रोल है। ठीक है, टू एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज, ये भी बिल्कुल सही है। टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इज मतलब यहां पर कोई एक ही आंसर है, एक ही आंसर, वो कौन सा है, ऊपर वाला, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो न्यूक्लियस नहीं करता, क्योंकि लास्ट वाला जो फंक्शन है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को भेजना, ये करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या है कि मान लो ये डीएनए है और डीएनए के बाहर ऐसे ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल दिखाई है मैंने, ये इनर वाली ये आउटर वाली, और ये बीच बीच से थोड़ी टूटी हुई है, देख रहे हो। तो ये जो पूरा पोर्शन है अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें जो खाली जगह है ये क्या करती है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में
सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए बीच बीच से क्या है, थोड़ी टूटी हुई है ताकि साइटोप्लाज्म से चीजें न्यूक्लियस तक जा सके और न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म तक आ सके। ठीक है, तो ये फंक्शन भी किसका हो गया, न्यूक्लियस का ही हो गया। तो इस तरह से बी, सी और डी में सारे फंक्शन न्यूक्लियस के, ऊपर वाला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसलिए वो ही हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेन्स। हमें वेन्स क्या होती है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और ये ब्लड वेसल्स एक होती है आर्टरी। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स मतलब ऐसी पाइपें कह लो, पाइपें कह लो, बॉडी के अंदर ऐसी पाइपें हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, दीज आर दी वेसल्स विच कैरीज ब्लड, जो ब्लड कैरी करती है। और हमारी बॉडी में कितनी तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपी। इनकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इसके साथ जो है लिंक है। वो ये है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड। यस, जो वेन है वो CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, यानी डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि वो ऐसा ब्लड कैरी करती हैं जो डी ऑक्सीजनेटर, डी मतलब विदाउट, ऑक्सीजनेटर मतलब विदाउट ऑक्सीजन, डीईडी का मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन ना होके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी थिन वॉल्स होती हैं और वेन्स थिक वॉल्स होती हैं। सॉरी, आर्टरी थिक वॉल्स होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं। उल्टा हो गया, आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं और जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, वेन्स के पास वेल्व्स होता है, क्या होता है, वेल्व्स, ताकि जो ब्लड है वो एक बार जब वेन्स में फ्लो करे तो वो ब्लैक फ्लो जो होता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं वेल्व्स। तो वेल्व्स प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 3-4 कैटेगरीज यहाँ पर आ रही है, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो थिन वॉल्स की होती है और उनमें वेल्व्स होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है, बिल्कुल सही, वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि वेन्स का काम है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो के कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो सारा का सारा ब्लड बॉडी के पार्ट से, बॉडी से कलेक्ट करके सीधा हार्ट में भेज देता कि हार्ट उसको लंग्स में ले जाए और वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आए। ठीक है, दूसरा, वेन्स जो है वो थिक वॉल्स है, नहीं, वेन्स थिन वॉल्स होती है। वेन्स के पास वेल्स है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ए और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज अ स्टूडेंट वांट्स टू चार्ज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड। फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करेगा, A student wants to change a feeble sound to a loud sound. एक स्टूडेंट जो है वो, जो आपका साउंड है उसको बिल्कुल मतलब फीबल मतलब बहुत हल्का सा साउंड है, धीरे धीरे आ रहा है, उसको बिल्कुल लाउड में, मतलब उसका वॉल्यूम जो बढ़ाना चाहता है, वॉल्यूम थोड़ा धीरे है, उसका वॉल्यूम यानी साउंड को बढ़ाना चाहता है, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, उसको चाहता है कि आवाज जो है थोड़ी तेज है, लाउड हो जाए। तो क्या इंक्रीज करना चाहिए भाई, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जो होती हैं
जो साउंड वेव्स है, ये चैप्टर जो है ये फिजिक्स का है और ये क्लास 9th का टॉपिक है, चैप्टर साउंड। तो इसमें बताया गया जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि उनमें, सपोज करो दिस इज अ वेव, मैं आपको पहले बता दूं कि वेव का ये जो हिस्सा होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, और हाइट ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ट्रफ की गहराई और क्रेस्ट की ऊंचाई, दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? एम्पलीट्यूड कहलाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी साउंड जो है वो लाउड हो जाए तो आपको एम्पलीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड क्योंकि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ाने से आपका लाउडनेस बढ़ती है। क्यों? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, square of amplitude is directly proportional to the loudness of sound। वही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी साउंड वेव में या आप अगर किसी चीज, आप जो आपका साउंड है उसकी साउंड को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसकी साउंड वेव का आपको एम्पलीट्यूड क्या है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। यानी अगर मैं इस तरह से दो डायग्राम बनाऊं जिसमें एक एम्पलीट्यूड जो है छोटा है, देख सकते हो, और एक एम्पलीट्यूड जो है बहुत बड़ा है, तो वेव ए और वेव बी में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी is greater than amplitude of wave B is greater than A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाउड साउंड है और ये फीबल। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट ये चाहता था कि वो अपने फीबल साउंड को लाउड में चेंज करे तो उसको साउंड का क्या बनाना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूले के तहत स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। तो यहां पर आंसर इज ए।